नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 7 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, समहाउ आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। आज ज़्यादा कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, बट समहाउ वीडियो के लिए मैं सारे स्पेसिफिक जो न्यूज़ रहते हैं जनरल नॉलेज के लिए वो मैं पिकअप कर रहा हूँ, बट थोड़ा और शॉर्ट रहेगा आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। IT हार्डवेयर कंपनी सी क्लैरिटी ऑन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसेस। देखिए, मैंने आपको कल के लेक्चर में भी कवर किया था कि आईटी हार्डवेयर जो है उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ अब क्या होगा, इंपोर्ट होगा, बट आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए इंपोर्ट करने के लिए। इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम importing सच डिवाइसेस, इट्स जस्ट दैट गवर्नमेंट इज imposing एन एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग द लाइसेंस टू import those डिवाइसेस। तो अब इसमें क्या है कि क्यों किया गया ये चीज़। कल दोस्तों मैंने आपको एक कोट किया था, एक फिगर, वो चाइना का था, वो ओवरऑल था, मैंने आपको चाइना का बता दिया था। 8.8 बिलियन जो था वो ओवरऑल इंपोर्ट्स का था, एंड उसमें से लगभग 3-3.5 बिलियन के आसपास चाइना का इंपोर्ट, चाइना से हम इंपोर्ट करें किसमें, ये डिवाइसेस में, आईटी हार्डवेयर डिवाइसेस में। तो अब खैर वो फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ज़्यादातर अपना डिपेंडेंस इंपोर्ट में, हार्डवेयर में इंपोर्ट पे रखते हैं, चाइना मेजॉरिटी शेयर होल्ड करता है। तो बैक टू द न्यूज़ कि जब इस पे अभी क्या किया इन्होंने, इंपोर्ट लाइसेंस जो है वो इन्वोक कर दिया। क्या ये चीज़ इलीगल है? देखिए, गवर्नमेंट इलीगल एज इन, मैं WTO के कंप्लायंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। चाइना तो मैंने आपको पहले बोला था रेस तो करेगा ही ये बात। चाइना मतलब बहुत चांसेस है कि चाइना और लाइक माइंडेड कंट्रीज इस बात को रेस करेंगे। दूसरा चीज़ ये चीज़ है कि गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि हमने इंपोर्ट करने से रोका नहीं है, हमने बस अपना एडिशनल रिक्वायरमेंट बनाया है। और गवर्नमेंट देखिए हज़ारों रीज़न साइट कर सकती है कि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो हो रहा है, क्वालिटी उस हिसाब से नहीं आ रहा है। जो भी रीज़न उनको साइट करना है वो करके वो अपने लाइसेंस को मतलब वैलिडेट करा लेगी। अब जो इंडस्ट्री है, मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री का भी रिएक्शन ये था कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग जो है इसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बट इंडस्ट्री का ये चीज़ कहना है कि भाई सप्लाई चेन थोड़ा डिसरप्शन आ सकता है, और शॉर्ट टर्म में हमें ये प्राइस राइज देखने को मिल सकता है इंपॉर्टेंट IT हार्डवेयर डिवाइसेस में। तो अब इंडस्ट्री और एक भी चीज़ बोल रही है कि मतलब एक्सपर्ट्स का ये चीज़ कहना है कि इंडस्ट्री के रिप्लाई में कि भाई आपको पता है टीवी वगैरह जब इंपोर्ट होना चालू हुआ था, टीवी का प्रोडक्शन जब चालू कराना का बात था, तो 2010 में इनके ऊपर भी एक लाइसेंस रिक्वायरमेंट हुआ। आज के रेट में इंडिया में 90% जो टीवी कंज्यूम होते हैं वो इंडिया में ही बनते हैं। तो ये कैसे हो गया? ये भी तो ऐसे ही हुआ। तो दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स इंडियनाइजेशन, मतलब टुवर्ड्स लोकल प्रोडक्शन। और इसी चीज़ के लिए ये जो है स्टेप वैलिड है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, US फ्रीजेस 26 मिलियन फंड ट्रांसफ़र बाय इंडियन डायमेंटरीज। देखिए, इंडियन के जो डायमंड मर्चेंट्स है उनका US में अकाउंट फ्रीज हो गया। किसने फ्रीज किया? ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, OFAC। अच्छा, US गवर्नमेंट आर्म वो क्या करते हैं कि भाई ये पेमेंट्स और ये सब को ट्रैक करते हैं, कहीं कहीं इलीगल तरीके से तो पेमेंट नहीं आ रहा है, अगर इलीगल तरीके से आ रहा है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए, पेमेंट सर्कुलेट नहीं हो पाए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी केसेस है, मतलब जो भी पेमेंट्स है, मनी है। तो अब इसमें क्या हुआ कि कुछ डायमंड मर्चेंट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। क्यों? इनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं इन लोग का जो ट्रेड है वो रशिया के उन बैंड एंटिटीज़ के साथ है जिसको US ने बैन किया था अपने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो इसी चीज़ के लेके इन लोग बोल दिए कि भाई ये ट्रेड इलीगल है और हम इस ट्रेड को नहीं मानते और हम इस ट्रेड को बैन कर रहे हैं, मतलब हम उनके अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। कंपनीज का ये कहना है कि ऑब्वियसली ऐसे जो इनके साथ जो ट्रेड हुआ है वो बैन के पहले हुआ है, ऐसा नहीं कि वो अभी अभी में हुआ है। तो आप प्लीज़ इसे अलाउ करिए। और कंपनीज का ये कहना है कि भाई ये प्री बैनिंग सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें फ़ाइन पे करना पड़ जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए ला के हम जो है ट्रेड अभी तक कर रहे हैं, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कंज्यूमर्स वांट ऑल थिंग्स प्रीमियम। ये एक्चुअली क्या बोल रहा है ये न्यूज़ कि जितने भी जो आप प्रोडक्ट्स देखोगे ना,
अगर मान लो आप फ़ोन का भी चेक करते हो या कार्स का भी चेक करते हो, सबके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम सेगमेंट है, वो ज़्यादा बिक रहे एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल वर्जन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, स्मार्ट टीवी ग्रेटर देन 50 इंचेस वो ज़्यादा बिक रहा है एज़ कम्पेयर टू छोटे जो स्मार्ट टीवी रहते हैं एज इन 32 इंचेस वाले। लैपटॉप्स ग्रेटर देन 50%, 50,000 उसका सेल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो सस्ते लैपटॉप्स है। सिमिलरली फ़ोन में भी सेम चीज़ है, कार्स में भी सेम चीज़ है। तो ये बस एक न्यूज़ है, और इसीलिए जो जो कंज्यूमर गुड्स के जो बना रहे प्रोडक्ट्स वगैरह, वो लोग भी इसी रेंज को ही ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कार्स वगैरह का, तो आपको 10 to 20 लाख के बीच में मतलब डबल दी ऑप्शन मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू 0 to 10 लाख। ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू बिलो 10 लाख। तो ये बस एक छोटा सा न्यूज़ है, मतलब कैसे प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है चीज़ें, तो बस उसी चीज़ को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट इज ऑल्सो रेस्पॉन्डेंट्स टू ईटी टोल सी आरबीआई मेंटेनिंग इट्स स्टांस ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, आरबीआई लाइकली टू होल्ड रेट्स टॉक टफ ऑन मैनेजिंग प्राइस रेस। पहले तो मैं ये न्यूज़ का हेडलाइन आपको समझाता हूँ। इसमें ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि आरबीआई जो पिछले 2 बार से जो रेट को जो हाइक करने का सोच रहा है, वो अब करेगा नहीं। मतलब 2 बार जो होल्ड कर रखा है वो भी अभी मेंटेन करके रखेगा, बेसिकली ये मतलब है। एंड रेस्पॉन्डेंट्स टू ईटी पोल, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स ने जो पोल कराया था, मेंटेनिंग इट्स विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन एज एन सेंट्रल बैंक जो अब अपना अकोमोडेटिव स्टांस विड्रॉ करेगा। मैंने आपको कई बार समझाया लेक्चर में अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है। अगर आप सुन रहे लेक्चर तो आप ज़रूर इस चीज़ को कमेंट करिएगा, अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या है कि आरबीआई जो है वो अकोमोडेटिव स्टांस तो चलिए विड्रॉ करेगा कि नहीं वो एक अलग चीज़ है, बट रेट को हाइक नहीं करेगा। आरबीआई का क्या है टारगेट, इन्फ्लेशन को, अगर मान लीजिए ये जून का इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो अगर आपका 5% के नीचे आया, मतलब इन्फ्लेशन का नंबर, फोरकास्टेड नंबर, मतलब जून का क्वार्टर के बाद अगर टोटल फोरकास्टेड नंबर फॉर द ईयर 5% के नीचे आया, तो आरबीआई विल गो फॉर अ गुड पॉज इन द रेट हाइक साइकिल। ठीक है, और अगर ये ऊपर आया तो आरबीआई फिर हाइक करेगा, तो उस हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस हिसाब से हम लोग ने पढ़ा था कि भाई क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो आरबीआई को भी बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन फैक्टर है, वो कई अच्छे से कंट्रोल करके रखेगा आरबीआई। देखिए उसके कारण आपका डोमेस्टिक करेंसी ज़रूर हर्ट होगा, उसके कारण आपका भली हो सकता है, एक कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से भाई डोमेस्टिक करेंसी हर्ट होगा तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, तो फिर हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई जो है अलग अलग मेजर्स लेगा। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा नोट्स वगैरह प्रिंट करेंगे, वो एक बहुत अलग इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं वो डिस्कशन। बट अभी के लिए फ़िलहाल ये चीज़ है कि भाई फॉर द टाइमिंग अगर इन्फ्लेशन कम रहता है तो आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं करेगा। कुछ चीज़ों को जो परेशान कर रही है आरबीआई को, तो आपको सबको पता है, टोमेटो और अनियन के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए। टोमेटो तो मतलब आप समझो आसमान ही छू रहा है लगभग, और वेजिटेबल्स के मेन प्राइसेस जो है काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ आरबीआई के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज हो सकता है मॉनेटरी साइकिल का रेट डिसाइड करने में। एसबीआई प्लान्स अनदर 10,000 करोड़ वाया इंफ्रा बॉन्ड इशू। ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर किया है, जस्ट दैट शॉर्ट में आपको कवर करके बता देता हूँ कि इंफ्रा बॉन्ड होता क्या है। इंफ्रा बॉन्ड वो होता है कि जो मिनिमम आप 7 ईयर्स के लेते हैं। क्यों बैंक्स ये इंफ्रा बॉन्ड इशू करती है? पहले तो देखिए इंफ्रा बॉन्ड सिर्फ प्राइवेट बैंक इशू करती थी, आज के डेट में पब्लिक बैंक भी इशू करने लग गई है। क्यों ये बैंक इंफ्रा बॉन्ड इशू करती है, क्यों नॉर्मल बॉन्ड इशू नहीं करते? क्योंकि इंफ्रा बॉन्ड का सबसे एक बड़ा फायदा है कि इंफ्रा बॉन्ड में ना आपको एसएलआर और सीआरआर डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। एज इन अगर आपके पास 1 लाख करोड़ का अगर लोन आता है या 10,000 करोड़ का लोन आता है, मतलब बॉन्ड में इशुएंस आता है, तो आपको उसके अगेंस्ट में एसएलआर और सीआरआर करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सीआरआर 4% के आसपास है, एसएलआर 18% के आसपास है, 18.5% के आसपास है। तो इस पर क्या होता है कि भाई अगर आप बैंक से, मतलब बैंक अगर 100 रुपये का डिपॉजिट लेता है तो बैंक सिर्फ वो एसएलआर सीआरआर काट के ही अपना सामने वाला को लोन दे सकता है, मतलब किसी भी अपने बोरोवर को लोन दे सकता है। लेकिन इंफ्रा बॉन्ड में ये चीज़ का जरूरी नहीं। तो इंफ्रा बॉन्ड काफ़ी एक अच्छा चीज़ हो जाता है। इंफ्रा बॉन्ड एज इन अगर आप 10,000 करोड़ का इंफ्रा बॉन्ड इशू करो तो आप 10,000 करोड़ का लोन दे सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज़ के लिए। तो ये एक फ़ायदा रहता है इसमें। ज़रूर से दोस्तों याद रखिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जब से पब्लिक कंपनीज इशू करने लगे। अगर आप कोई तैयारी वारी कर रहे हो कोई एग्जाम्स के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हो कि बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है, ये चीज़ बताने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चीज़। नेक्स्ट इज दोस्तों, एक्सपर्ट्स फ्लैग रिवाइज डेटा बिल्स साइलेंस ऑन जनरेटिव एआई टूल्स। जनरेटिव एआई टूल्स का मतलब दोस्तों क्या है
कि जैसे एआई के थ्रू कुछ अपने आप से इमेजेस जनरेट हो रहे हैं। ऐसे सपोज मान लीजिए मोदी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू गांधी जी, तो अब ये अगर इमेज रियल में तो है नहीं, बट एआई इसे जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट एआई अपने अपने इनपुट से, अपने जो उसके डेटाबेस है उससे वो जनरेट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि भाई कई सारी चीज़ें ऐसे इससे मिसयूज़ भी होते हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये चीज़ बोलना है कि ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, जो कि अभी टेबल हुआ है लोकसभा में, उसके उसमें जो है ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जनरेटिव एआई कंट्रोल कैसे होगा। अब अगर जनरेटिव एआई को आप आज के टाइम में कंट्रोल नहीं रखोगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो आप फिर कब उसे कंट्रोल करोगे। अभी जनरेटिव एआई पीक पे चल जाएगा, फिर आप जब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसके बाद आप जाके रेगुलेशन लेके आओगे। इट इज़ बेटर कि भाई आप अभी से रेगुलेशन लेकर, और रेगुलेशन अगर नहीं रहेगा तो और कन्फ्यूजन होगा, उसका और मिसयूज़ होगा, ऐसा बोला जा रहा है। मोस्ट jurisdiction with privacy based legislation are finding them inadequate to address issues created by generative AI. Government needs to mandate that something that is AI should be clearly labeled as such. ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, रिव्यू ऑफ डेटा बिल, एडिटर्स गिल्ड फॉर हाउस पैनल रिव्यू ऑफ डेटा बिल टैक्स फियर्स। देखिए न्यूज़ क्या आपको बता देता हूँ। ये न्यूज़ ना एक प्रोविज़न को लेके है ज़्यादातर, जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके है, जो कि जिसके बारे में अभी आपसे बात किया। एक न्यूज़ पूरे मीडिया हाउस में जो है एक क्या बोलते हैं हलचल सा मचाया हुआ है। क्या है ये न्यूज़? एज पर द न्यू बिल, द डेटा प्रोटेक्शन bill to be set, the data protection board has to be set up and has been given advisory powers through which it can recommend to the center to either have the content taken down or intermediary access blocked in public interest। यानी कि अगर कोई भी न्यूज़ उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो न्यूज़ को क्रैक डाउन कर दिया जाएगा। अब आपको पता है कि क्या होता है कि जब पॉलिटिसाइज हो जाता है कोई भी चीज़, तो कैसे इस चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है ये सब प्रोविजंस का। तो अब एडिटर्स वगैरह ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसा प्रोविज़न डाल दोगे तो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो इसके कारण एडिटर्स काफ़ी कंसर्न्ड है, और इन लोग बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोल रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान दें। अगर ऐसा होता है तो फिर मीडिया अपने फ्री स्पीच को यूज़ नहीं कर पाएगा, चीज़ों को दबा दिया जाएगा, सही न्यूज़ को आने नहीं दिया जाएगा, पॉलिटिकल पावर्स का मिसयूज़ किया जाएगा, ऐसा वैसा हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लेबर मिनिस्ट्री रीचेस आउट टू PSUs गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर डोनेट अ पेंशन ड्राइव। देखिए डोनेट अ पेंशन ड्राइव एक्चुअली क्या है, प्रोग्राम है फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इसमें क्या हुआ है कि अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट कंपनीज को बोला जा रहा है, PSCs को बोला जा रहा है कि भाई आप जो है इस कॉज के लिए डोनेशन दीजिए। एंड इससे क्या होगा, अगर आप करेंगे तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। एक्चुअली क्या है कि ये स्कीम को ना मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था, बट इसमें काफ़ी रजिस्ट्रेशन आ नहीं रहे, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऐसे कोई पेंशन वगैरह मिलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई वो नहीं है जिससे पेंशन देगी, मतलब कोई ऐसा फंड नहीं है। तो ऐसा फंड बनाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि इसमें रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो, और ताकि आने वाला टाइम में सोशल सिक्योरिटी इन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का बढ़े। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है थोड़ा PSCs को प्रेशराइज कर रहे हैं, या बोल सकते हो PSCs को मतलब PSCs को डायरेक्शन इशू कर रहे हैं ये सब चीज़ में, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक टोल्ड टू लुक इनटू MSME लोन रिजेक्शंस। एक्चुअली हो क्या रहा है कि MSME की जो लोन्स है वो काफ़ी डिसबर्सल्स है वो काफ़ी रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है इसने रेस किया ये इशू को, गवर्नमेंट को ये चीज़ बोला है कि भाई आप जो है इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें कि हमारे ये MSME के इतने लोन रिजेक्शंस हो क्यों रहे। एक्चुअली क्या होता है कि लेंडर्स काफ़ी कॉशियस हो जाते हैं कि जब लेंड करते हैं MSMEs को, ये सब को लेके कई का GST रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कई का किस का और प्रॉब्लम हो जाता है, पोर्टल में GST के पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम, पोर्टल एज इन उनके फाइलिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब चीज़ के कारण क्या होता है, कई बार लोन्स जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बैंक्स का ये चीज़ बोलना है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए तो आप हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। हमारा जो रूल है वो तो अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो MSME हो, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, वो अक्रॉस सेक्टर सब सेम रहेगा।
और अगर उसमें मान लो अगर कोई बैड डेट हो जाता तो क्या आप गारंटी लोगे? नहीं लोगे, राइट? तो हम सेम प्रोसीजर सब चीज़ लगाएंगे जो हम किसी और भी और कंपनीज में करते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई आज के डेट में सब कुछ इतना ऑनलाइन और ऑटोमेट हो गया है कि अगर हम लोन के लिए बोलते भी है किसी को तो वो ऑटोमेटिकली पोर्टल के थ्रू प्रोसेस हो जाता है। पोर्टल के थ्रू हाँ या ना लोन देना है कि नहीं इस बोरोवर को, वो चीज़ ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। तो हम अपने आप से तो डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने ये चीज़ बोला है। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई तुम जो है अब रीज़न जो सारे लिस्ट करके दो कि किस किस रीज़न से मेन लोन के रिजेक्शंस हो रहे हैं, फिर हम उस पर काम करेंगे। मस्क प्रोमिसेस टू फंड लीगल फाइट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड एक्स यूजर्स। देखिए इलॉन मस्क ने जो है ट्विटर को बदल के, अब ट्विटर का जो साइन बदल के उसको एक्स कर दिया। तो अब सोशल नेटवर्क एक्स के ऊपर जितने भी लोगों ने अगर मान लो अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट कुछ लिखा है और अगर उसके एम्प्लॉयर्स ने निकाल दिया उनको, तो मस्क कह रहे हैं कि भाई मैं उन्हें लीगल सपोर्ट दूंगा। मस्क को ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने भी ऐसा कुछ कांड किया था अब जब उनके एम्प्लॉयज़ ने उनके लिए खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया था। तो अब मस्क बोल रहे कि भाई मैं उन लोगों को जो है सपोर्ट करूंगा जिनको एम्प्लॉयर्स ने काफ़ी इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से निकाल दिया है, और मैं उनको लीगली सपोर्ट करूंगा वगैरह वगैरह ये चीज़ बोला है। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट न्यूज़, फेड्स बोमैन सिग्नल्स मोर रेट हाइक्स में बी नीडेड। एक्चुअली फेडरल रिजर्व गवर्नर मिशेल बोमैन ने ये चीज़ बोला है कि भाई यूएस का ठीक है इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, बट उनका ये कहना है कि भाई फेड जो है और भी रेट हाइक कर सकता है। और जुलाई रेट में ऑलरेडी फेड ने 5.25 टू 5.5 लेके आ गया, द हाईएस्ट लेवल इन 22 ईयर्स अगर देखा जाए तो। बट उनका ये कहना है कि ठीक है भले फिजिकल का जो इन्फ्लेशन है, फिजिकल इन्फ्लेशन इज़ अ लिटिल लो, बट वी कैनॉट स्टॉप हाइकिंग द रेट। पॉजिटिव सिग्नल्स भी आ रहे हैं, बट हम उसे अभी स्टॉप नहीं कर सकते। हम जब तक पूरा इन्फ्लेशन को ड्रॉप नहीं कर देते अपने रेंज तक, तब तक हमारा जो रेट हाइक साइकिल है वो बंद नहीं होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।